हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे चौहान वंश के बारे में, जो कि प्री मिडिवल का चौथा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में पढ़ा है। हमने सिलेबस देखा है, सिलेबस के बाद हमने चौहानों के बारे में राजपूतों के बारे में देखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन कौन से राजवंश पढ़ने हैं, किन इतिहासकारों का क्या मत है और किस सिचुएशन में जो है कि राजपूतों का उदय हुआ। ये सारी चीज़ हमने देखा। उसके बाद हमने गुर्जर प्रतिहार देखा है, गुर्जरों के बारे में देखा है। उसके बाद हमने गढ़वाल देखा है, जो कि इन्हीं के संत थे, सामंत थे। और इसके बाद हम लोग चौहानों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चौहानों के बारे में देखेंगे आज, चौहान राजवंश। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज इनके बात करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे शाखा, इनकी शाखा शाकंभरी और नाडौल। इनकी दो शाखाएं थी, शाकंभरी और नाडौल। इनका जंग अगर उदय कहेंगे तो उदय बांग्लादेश, बाद में इसे सपादलज भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख गाँव थे, इसलिए इसे सपादलज कहा गया। इनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। चौहानों की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, याद रखिएगा। क्या थी? अहिच्छत्रपुर थी। और 551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी का चौहान राज्य महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है, जो 591 ईस्वी में वासुदेव ने स्थापित किया जो चौहान राजवंश शाकंभरी का, ये महत्वपूर्ण हुआ। इनकी शाखाएं तो कई थी, शाकंभरी और नाडर, लेकिन जो वासुदेव थे उन्होंने जो राज्य स्थापित किया वो महत्वपूर्ण था। और ये सूर्यवंशी थे, याद रखिएगा, ये सूर्यवंशी थे। तो चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव, याद रखिएगा। आप लोग कहीं भी आएगा तो आप वासुदेव लिखेंगे। दूसरा में देखेंगे चंद्रबरदाई, जो कि चौहानों के दरबारी भी थे, दरबार में ही निवास करते थे। इन्होंने रचना की पृथ्वीराज रासो। उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से की है। आपको हमने पहले भी जो भी वीडियो है 2 लेक्चर्स में बताया है कि अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी, 4 राजवंशों की। तो आपको हमने बताया था ट्रिक बी, पीपी और सीसी, यानी कि गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, सोलंकी के चालुक्य। ठीक, तो ये चंद्रबरदाई में बताया गया कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चौहान की जो पूरी वंशावली है वो सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख। ठीक है, इनकी जो बिजौलिया अभिलेख है सोमेश्वर की 1169 से 70 ईस्वी की, उसमें इनकी वंशावली मिलती है। चौहान शासक सोमेश्वर की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसके प्रशस्तिकार कौन है? गुणभद्र। इंपॉर्टेंट है कि बिजौलिया अभिलेख के प्रस्तुतिकार कौन है? गुणभद्र। किसका है? सोमेश्वर की। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इनकी वंशावली मिलती है। दूसरा हम लोग देखेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि इतिहासकार हैं। उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं, याद रखिएगा। दशरथ शर्मा ने इन्होंने चौहान डायनेस्टी के ऊपर बुक भी लिखी है। इन्होंने कहा है कि चौहान जो थे वो ब्राह्मण थे। बिजौलिया लेक में वासुदेव को सांबर झील, ठीक है, सांबर झील का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वासुदेव को कहा जाता है। उसने सांबर झील का निर्माण किया था। किस में ये इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बिजौलिया लेक में। वासुदेव के बाद शासक बने सामंतराज। ठीक है, तो इन्हें बिजौलिया लेख में वत्स गोत्री ब्राह्मण कहा गया है। तो दशरथ शर्मा भी कहते हैं कि चौहान क्या थे? ब्राह्मण थे। और इनका जो एक अभिलेख है बिजौलिया लेख, उसमें कहा गया है कि जो सामंत राज थे, वासुदेव के बाद शासक बने, वो वत्स गोत्री ब्राह्मण थे। लेकिन अगर चंद्रबरदाई की बात करें तो चंद्रबरदाई कहते हैं, मतलब पृथ्वीराज रासो की जो रचना, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, उनकी रचना में कहा जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, सीकर जो कि राजस्थान में पड़ता है, में स्थित 973 ईस्वी में हर्ष हर्ष अभिलेख, या ये किसका? विग्रह राज द्वितीय का, चौहानों के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इनका राज्य काफी समृद्ध था। इनके राज्य को निर्माण काल भी कहा जाता है। तो विग्रह राज द्वितीय से चौहानों की प्रारंभिक वंशावली मिलती है। सोमेश्वर द्वितीय की बिजौलिया लेख से भी मिलती है, लेकिन प्रारंभिक वंशावली उनके हर्ष अभिलेख से मिलती है, विग्रह राज द्वितीय की। गुप्त प्रथम ने सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। सीकर राजस्थान में एक हर्ष मंदिर है, उसकी राजधानी की, और उसका निर्माण गुप्त ने कराया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंदन राज, चंदन राज की रानी रुद्राणी, जो रानी थी रुद्राणी, वो शिव भक्त थी और वह आत्म प्रभा योगिनी के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? तो चंदन राज की रानी रुद्राणी आत्म प्रभा योगिनी के रूप में प्रसिद्ध है। उसने पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक एवं शिवलिंगों की शिवलिंग की स्थापना की थी। किसने? तो रुद्राणी ने। 1000 दीपक और शिवलिंग की स्थापना किसने की है? तो रुद्राणी ने की है। और इन्हें आत्मप्रभा योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्कर झील यानी कि अजमेर के पास इन्होंने किया है इसकी स्थापना।
दूसरा हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, तो वाकपतिराज प्रथम ने सप्तम चौहानों में, अगर चौहानों में किसी ने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की है तो वो किसने की है? वाकपतिराज प्रथम ने। प्रारंभिक चौहान कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन 10वीं शताब्दी में सिद्धराज या सिंहराज के समय उसने साम्राज्य विस्तार किया और सप्तम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आपको जब हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ाया था तो आपको बताया था कि चौहान थे, चंदेल थे, कलचुरी थे, मालवा के परमार थे, ये सब क्या थे? ये गुर्जर के सामंत थे। और जब इनका गुर्जरों का जो है कि प्रतिहारों का शासन दुर्बल होता है या निर्बल होता है, वो लोग योग्य नहीं हो पाते हैं, तो संघर्ष नहीं कर पाते हैं अपने साम्राज्य के लिए, तो धीरे धीरे जो उनके सामंत थे, सूबेदार थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने राज्य की स्थापना करते हैं। तो चौहानों में अगर हम लोग देखेंगे तो सिद्धराज या सिंहराज के समय साम्राज्य का विस्तार होता है, इसलिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण करती है और एक तरह से अधीनता से मुक्त हो जाते हैं और अपना स्वतंत्र शासन करते हैं। तो सिंहराज के समय ही चौहान प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे सिद्धराज या सिंहराज के पश्चात विग्रहराज द्वितीय शासक बनते हैं और विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, ये लोग क्रम से इसके बाद शासक बनते हैं। इसके बाद देखेंगे विग्रहराज द्वितीय जो कि सिद्धराज के बाद शासक बनता है, भृगुकौच या भड़ोच जो कि गुजरात में है। इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भृगु कच्छ या फिर भड़ोच या फिर ये इसका किसका नाम है, पुराना नाम, तो गुजरात में है ये। और यहाँ पे आशापुरी देवी का मंदिर बनवाता है कौन? तो विग्रहराज द्वितीय। दूसरा हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज प्रथम जो कि विग्रहराज द्वितीय के बाद शासक बनता है, शब्द परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। अगर गुर्जर में बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने भी यह उपाधि धारण की है, जो कि हमें बकुला या बुचकला अभिलेख में मिलता है। उल्लेख इसका बकुला या बुचकुला, ठीक है। तो सप्तम ये उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जरों में। और चौहानों में बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम ने उपाधि धारण की थी। एवं सोमनाथ मंदिर के मार्ग भी, सोमनाथ जो कि गुजरात में है, जिसे भीम प्रथम के समय लूटा भी गया था, तो सोमनाथ मंदिर के मार्ग पर अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चय स्थापित करवाया एवं रणथंभौर के जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था। किसने? तो पृथ्वीराज प्रथम ने, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि इसने जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया और क्या सोमनाथ के मंदिर के मार्ग पर अनिश्चय किया था, किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। दूसरा हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शासक जो शासक बनता है तो वह है अजयराज। अजयराज 1105 से 1133 से इसका शासन है। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे ये अजयराज और 1133 में ये शासन करते हैं। और इन्होंने अपने शासन के अंतिम दिनों में अजमेर, जिसे पहले अजमेरू भी कहा जाता था, इस नगर की स्थापना अजयराज ने की। ये पूछा भी जाता है, ठीक है। इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी इन्होंने, अजमेर की स्थापना की और राजधानी बनाई, तो किसने ये किया था? तो अजयराज ने। और गढ़बिली या फिर तारागढ़ दुर्ग की भी स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार CUT PG में भी पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि श्री सोमल देवी, सोमल देवी किस वंश की थी? तो चौहान वंश की थी। किसकी पत्नी थी? अजयराज की थी। इनके नाम के सिक्के मिलते हैं, तो इनका इंपॉर्टेंट है सोमल देवी जो कि अजयराज की पत्नी थी, इनके रजत सिक्के मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजयराज के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण, ठीक है, साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। किसके? अजयराज के। इन्होंने काफी कुछ निर्माण कराया है और शासन को सुदृढ़ भी किया था, तो इन्हें साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। अजमेर में उसने एक विशाल टकसाल गृह, जहाँ पे सिक्कों का टंकन होता था या सिक्के बनाए जाते थे, उसे टकसाल कहा जाता था। तो किसने टकसाल चौहानों में स्थापित की थी? तो वो अजय राज था। कहाँ पे? अजमेर, जिसे अपनी राजधानी बनाई थी। अजयराज के बाद हम लोग देखेंगे 1133 से 1153 ईस्वी अड़ोराज शासक बनता है। अड़ोराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मा, ठीक है, जो उस टाइम शासक था मालवा के परमार शासक नरवर्मा, ये भी देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, को पराजित किया। पुष्कर में वराह मंदिर जो कि अजमेर में ही स्थित है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया तथा अजमेर में अनासागर झील, ठीक है, सांबर झील का निर्माण था, किसे कहा जाता है? वसुदेव को। और अनासागर झील का निर्माण किसने कराया था? अड़ोराज ने। तो चौहानों के समय दो जो झीलों का बात हो रही है, सांबर और अनासागर झील, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अजमेर में है अनासागर झील, ठीक है। अड़ोराज ने अपनी पुत्री जलहड़,
उनकी पुत्री थी जलहर का विवाह कुमारपाल से किया, जबकि सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से इसने खुद विवाह किया था। अरुणाच के समय 2 विद्वान हैं, धर्मबोधि सूरि और देवबोध। ये इसके दोनों विद्वान थे, इसके दरबार में रहते थे, धर्मबोध और देवबोध, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर शासकों की हम लोग चौहानों में बात करें तो वो विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक, ताकि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि अजय राज का पौत्र था और अड़ोराज का पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ इसे बीसल देव भी कहते हैं, और इनका टाइम पीरियड 1153 से 63 ईस्वी है। सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे, और शासक के साथ साथ ये कवि और लेखक भी थे। उसे जयानक भट्ट ने कवि बांधव भी कहा है। जयानक भट्ट ने कवि बांधव भी कहा अपने लेखों में। इसने संस्कृत में हरकेली नाटक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरकेली नाटक की रचना किसने की है। इसकी बात हम लोग पूर्व मध्यकाल में तो कर ही रहे हैं, पूर्व मध्यकाल के साथ इसकी जो है कि बात हम लोग मध्यकालीन भारत में भी करेंगे। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत की बात आएगी तो संस्कृत में इसने हरकेली नाटक की है। और इस नाटक के कुछ अंश कहाँ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो अढ़ाई दिन के झोपड़े में, जो कि गुलाम वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है। इसके दीवारों पे उत्कीर्ण है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक संस्कृत क्या था, संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, तो उसे तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दिया जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा की जगह अढ़ाई दिन का मस्जिद बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अटाला मस्जिद था, सॉरी, अटाला देवी का मंदिर था, और यहाँ पे अटाला देवी के मंदिर की जगह पे यहाँ पे बना देता अढ़ाई का झोपड़ा। ठीक है, उसके दरबार के कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा था किसने की है, तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की है। इसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की है, और इसी की दीवारों पे हमें हरकेली नाटक और ललित विग्रहराज उत्कीर्ण कराया हुआ मिलता है। ये यहाँ पे सॉरी अटाला देवी नहीं होगा, मिस्टेक, ये इस संस्कृत विद्यालय पे हमें मिलता है। ठीक है, और जब ये जो संस्कृत विद्यालय था उसे तोड़ दिया जाता है, और इल्तुतमिश इसे यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाता है। ये एक मस्जिद था, याद रखिएगा। अढ़ाई दिन का, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था, तो एक मस्जिद था, इल्तुतमिश ने बनाया था। और यहाँ पे पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में बनवाया था। और यहाँ पे सोमदेव द्वारा रचित और विग्रहराज दोनों द्वारा रचित रचनाओं का उत्कीर्णन है। ठीक है, और इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और गुर्जर प्रतिहारों में हम बात करें तो मीर भोज के काल को गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसके समय चौहान साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था, इसने साम्राज्य विस्तार किया था, और इसने बीसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने तुर्क शासक खुसरो शाह को परास्त किया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चौहानों में किस चौहान शासक ने खुसरो शाह को परास्त किया था, तो बीसल देव था। प्रबंध कोश में बीसल देव को तुरस्क जित यानी कि मुसलमानों को पराजित करने वाला भी कहा गया है, तुरुष्क मुसलमानों को कहा जाता है। और गुर्जर प्रतिहारों में बात करें तो नागभट्ट प्रथम को भी नागभट्ट द्वितीय को भी तुरुष्कों या फिर मुसलमानों को पराजित करने वाला कहा गया है। ठीक है, और नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया, तो नागभट्ट प्रथम को अरबों का नाशक या फिर मलच्छों का नाशक कहा गया है। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय को तुरुष्कों या फिर मुसलमानों को पराजित करने वाला कहा गया है। बीसल देव ने तोमर वंश, ठीक है, बीसल देव ने तोमर वंश के तंबर को पराजित करके दिल्ली का, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है, अशिकाया हांसी पर अधिकार किया था। बीसल देव के बाद शासक बनते हैं अपर गांगे 1164-65 ईस्वी में। इनके बारे में कुछ खास नहीं है। पृथ्वीराज, इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय बनते हैं 1165-69। ठीक है, ये शासक बनते हैं 4 साल का इनका शासक होता है। इसके बाद बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके बाद से कहा जाता है कि अरबों ने या फिर तुर्कों ने दिल्ली या फिर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके बाद ही इनके साथ जो युद्ध हुआ था उसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय शासक हुए, और जिसे इतिहास में राय पिथौरा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राय पिथौरा किसे कहा जाता है, जो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि जो गोरी के साथ युद्ध हुआ था तो वो कौन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, इसने चंदेल शासक परमर्दी देव, जिनका एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी संघर्ष होगा, तो चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में, तुमुल के युद्ध में पराजित किया, जिसमें परमर्दी देव के प्रसिद्ध सेनापति आला और उदल मारे गए थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आला और उदल के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आला और उदल किसके सेनापति थे, परमर्दी देव, चंदेल शासक परमर्दी देव के थे। उनकी काफी सारी वीर गाथाएं भी हैं आला उदल की। तो वो पृथ्वीराज तिथि ने पराजित किया था 1182 में तुमुल के युद्ध में। ठीक है, पृथ्वीराज तिथि ने पंजुन राय
ठीक है। पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया और जगनिक ने आलाखंड लिखा है। इंपॉर्टेंट है ये आलाखंड किसने लिखा है? जागनिक ने लिखा है, जिसमें आला दल की वीर गाथाओं का वर्णन है। दूसरा हम लोग बताएंगे पृथ्वीराज तृतीय की जो माता थी वो कौन थी? कर्पूर देवी, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी राजा अचल राज की पुत्री थी और 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कैम्बास की सहायता से पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका बनी थी। पृथ्वीराज काफी कम उम्र में शासक बने थे, तो उनकी संरक्षिका उनकी माता कंपूर देवी थी और पृथ्वीराज की जो प्रधानमंत्री थी उनका काफी सहयोग था। तो वो उनके प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा था, तो वो कैम्बास थे। ठीक है। इनकी माता कलचुरी राजवंश से थी। दूसरा हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू हिंदू गौरव का पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बाद से हम लोग देखते हैं कि हिंदू या फिर राजपूत उतनी प्रबल नहीं हो पाते हैं और एक तरह से मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है इनके पतन के बाद, इनकी मृत्यु के बाद। तो इन्हें हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य इसलिए कहा जाता है। इन्हें दल पुंगल या फिर विश्व विजेता की भी उपाधि धारण की थी। और भुवने कम्मल पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था और प्रधानमंत्री कौन था? कमवास था। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के चचेरे भाई नागार्जुन, जो विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र और अपर गंगे के छोटे भाई थे, ने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उन्होंने विद्रोह को दबाया भी और 1182 ईस्वी में गुड़गांव हिसार के आसपास भंडानकों का इन्होंने दमन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय इनसे भी युद्ध किया था। और तराइन के प्रथम युद्ध से पहले गौरी ने चौहान सीमा में स्थित तबर हिंद, जो कि भटिंडा है, भटिंडा के पास है, तबर हिंद पर अधिकार करके वहाँ काजी जयदीन को नियुक्त किया था। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने कई सारे दूत भी भेजे थे कि जो पृथ्वीराज तृतीय है वो आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी हार मान ले, लेकिन उन्होंने हार नहीं स्वीकार की और इन्होंने फिर उसके बाद गोरी क्या करता है कि तबर इन पे आक्रमण करता है और जियादीन को मान्यत करके वापस चला जाता है। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, सॉरी तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी को पराजित करता है और पराजित करने के बाद फिर गोरी वापस चला जाता है। फिर 1192 ईस्वी में आप देखेंगे गोरी आता है पूरी तैयारी के साथ और पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है और उन्हें अपने साथ बंदी बना के ले जाता है और हत्या कर देता है। इनकी हत्या या फिर बंदी बनाने के बाद बहुत सारे मतभेद है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ठीक है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में एक तरह से देखें तो इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हारे नहीं रहते, लेकिन प्रथम युद्ध की जीत के बाद कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो जाने के बाद और राजपूतों का सहयोग न मिलने के कारण जो आसपास के क्षेत्र थे इन्होंने अपने में ही साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी हुई थी और उनकी एक दूसरे से परस्पर एकता ना होने के कारण इसमें गोरी पराजित हो जाता है और देखेंगे कि राजपूतों का पतन हो जाता है तृतीय तराइन के युद्ध में। सॉरी, यहाँ पे तृतीय तराइन नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे द्वितीय है, सेकेंड। ठीक है। युद्ध में नाट्यरंभा नामक घोड़े पर सवार थे, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, यहाँ पे यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय होंगे। पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्ध में जो उनके घोड़े का नाम था वो नाट्यरंभा था, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा था और युद्ध के समय तराइन के युद्धों के समय उनके मुख्य सेनापति खांडेराव थे। ठीक है। तराइन के युद्ध से पहले गोरी ने कासिम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के चौहान के पास भेजा कि ताकि वो अपना आत्मसमर्पण कर दिए, वो युद्ध नहीं करेगा, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर, लेकिन चौहान इधर अधीनता नहीं स्वीकार करते। उसके बाद युद्ध होता है। अबुल फजल जो कि मुगलों का इतिहास लिखते हैं और अकबर के समय के हैं ये, और चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, इन्होंने इनकी मृत्यु गजनी में बताई कि इनकी मृत्यु गजनी में हुई थी। और वही वही हम देखेंगे मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है। जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को तुरंत मार दिया गया था, ये इल्तुतमिश के काल के हैं, तो उनके अनुसार ये अपने लेखन में लिखते हैं कि उन्हें तुरंत मार दिया गया था। दूसरे में देखेंगे हसन निजामी जिन्होंने ताजुल मासिर लिखा है, उनके अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले जाया गया और वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए उनकी मृत्यु के बारे में, काफ़ी मतभेद हैं। और वहाँ पे उनको ले जाता है, कुछ मतलब गोरी के अधीन रहकर शासन करते, फिर उनकी मृत्यु होती है। ठीक है। तो ऐसी अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं।
असल निजाम ये कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय जो है कि समस्त विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा रखते थे, मतलब विश्व विजयी बनना चाहते थे। और विरुद्ध विधि विध्वंस ये ग्रंथ है। विरुद्ध विधि विध्वंस संस्कृत ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध स्थल में ही मृत्यु होना लिखा गया है। इसमें कहा जाता है कि युद्ध स्थल में उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई बताता है कि उन्हें गजनी ले जाया जाता है, कोई बताता है कि उनका अजमेर में ही मृत्यु हो जाता है, कोई बताता है कि उसके अधीन कुछ वर्ष शासन करते हैं उसके बाद मृत्यु होता है। ऐसे बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है। हरिराज चौहान ने तुर्कों के आक्रमण के कारण आत्महत्या की थी। इसके बाद जो शासक थे उन्होंने तुर्कों के कारण आत्महत्या कर ली थी। तराइन का द्वितीय, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग बात करें आधुनिक भारत में, तो जैसे बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, तो उसे एक निर्णायक युद्ध कहेंगे, क्योंकि उसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत के इतिहास में अपना नाम बनाया। उसी तरह हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल या फिर मध्यकालीन में, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में, वो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध था। किस लिए? जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद जो मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई है इसी युद्ध की वजह से हुई है। इसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और राजपूत युग की समाप्ति हो जाती है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उसके पुत्र गोविंद को अजमेर का शासक बनाता है, अपने अधीन शासन वो करता है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। इसमें चौहानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने किया है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। पृथ्वीराज विजय में तराइन युद्ध का वर्णन नहीं किया है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक की है रचना, उसमें तराइन युद्ध का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य किस भाषा में? अपभ्रंश में लिखा है। ठीक है। हम लोग देखते हैं लास्ट है कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। हम लोग देखेंगे जयानक थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की है, रचना की है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। पिंगल भाषा के कवि थे विश्वरूप थे। ठीक है। वागीश्वर थे, जनार्दन थे, विद्यापति गौड़ थे, आशाधर थे, पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान रहते थे इनके दरबार में। दूसरा हम देखेंगे नयन चंद सूरी जिन्होंने हमीर काव्य से लिखी है। इसमें चौहान वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें चौहान डायनेस्टी के बारे में मिलती है। दूसरी में देखेंगे दशरथ शर्मा जो काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार है, चौहानों के बारे में बहुत सारी या फिर राजपूतों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्होंने चौहानों से संबंधित अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक बुक लिखी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध बुक है और जिसके बारे में चौहानों की एक विस्तृत इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल से इनकी जानकारी दी गई है। तो अर्ली चौहान डायनेस्टी है, तो याद रखिए किसने इसकी रचना की है? दशरथ शर्मा ने। ये चौहानों के बारे में लिखा है इन्होंने। तो आज हमने चौहानों के बारे में पढ़ा। तो चौहानों में हमने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखा, उनके कार्यों के बारे में देखा, और जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को पक्का करिए। धन्यवाद।